जब अनंत ही शुरुआत। विद्यावती हॉस्पिटल मध्य प्रदेश। एक वार्ड में मशीनों से घिरा एक आदमी लेटा था जो जिंदा होकर भी जिंदा नहीं था, या फिर यूं कहें उसे जबरदस्ती उस हालत में रखा गया था। चेहरे पर अभी भी इतना तेज कि किसी राजा को भी अपने ऊपर शर्मा जाए। 6 फीट हाइट, हल्का सावला रंग, फिट बॉडी, कोमा में रहते हुए भी उसकी शरीर पर कुछ खास असर नहीं पड़ा था। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि वृषांक राजशेखर था, मध्य प्रदेश का मशहूर बिजनेसमैन जिनको वहां का बच्चा बच्चा जानता था। जितने अमीर उतने ही सरल स्वभाव के, लेकिन किस्मत की मार तो देखो, पिछले 1 साल से हॉस्पिटल बेड पर पड़े हैं। कुछ ही देर में उस कमरे एक कपल अंदर आता है जिसके साथ डॉक्टरों की एक टीम भी थी। उस कपल में से लड़की ने डॉक्टरों से कहा, इसे उठाओ, मुझे इससे बात करनी है। जिसके बाद डॉक्टर उसे होश लाने में लग गए और कुछ देर में वृषांक को होश आ गया। उसकी आंखें खुलते ही उसे अपने सामने निशा, उसकी गर्लफ्रेंड, खड़ी दिखाई दी, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। जिसे देख वृषांक की आंखों में चमक आ गई। वो धीरे से बोला, निशी, तुम यहाँ मेरे लिए आए हो? उसके इतना बोलते ही उसकी नजर उसके बगल और खड़े आदमी पर पड़ी, जिसे देख उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया और वो निशा से पूछता है, निशी, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? ये सुन निशी अपने असली रंग में आती हुई कहती है, हो तुम समीर की बात कर रहे हो? अब वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मेरे साथ नहीं रहेगा तो किसके साथ रहेगा? ये सुन वृषांक को तो मानो झटका नहीं लग जाता है। वो हैरानी से निशा को देखने लगता है। उस इस तरह हैरानी में देख हंसते हुए कहती है, क्यों झटका लगा कि मैं हारे दुश्मन समीर के साथ क्या कर रही हूँ? ये बोल वो हंसने लगी, लेकिन फिर गुस्से से बोली, क्योंकि वो मेरा प्यार है, मैं हमेशा रे उससे ही प्यार करती थी। ये सुन वृषांक के दिल में एक तेज दर्द होता है, जिससे उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसे देख निशा उसके करीब जाते हुए कहती है, ओ वृषांक, बेबी, दर्द हो रहा है? फिर गुस्से से बोलती है, तुम इसी के लायक हो। तुम्हें किसने कहा था इतना होशियार होने को, अपने बिजनेस को इतना आगे ले जाने को? फिर अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहती है, लेकिन वृषांक बेबी, मैंने सुना है तुम लोगों को देखकर उनकी नीयत बता देते हो। फिर तुम मुझे देखकर क्यों नहीं बता पाई कि मैं तुमसे क्या चाहती है? सुन वृषांक अपनी आंखों में आंसू लिए कहता है, प्यार मिस निशा, जब इंसान प्यार में पड़ता है तब उसकी अकल पर भी पर्दा पड़ जाता है। वही मेरे साथ भी हुआ, लेकिन तुमने मेरे साथ ये क्यों किया? जिसके जवाब निशा देती उससे पहले ही उसके पीछे से आवाज आती है, मेरे कहने पर। ये सुन वृषांक, निशा और समीर उधर देखते हैं तो वहां से एक 50-55 साल का आदमी चला आ रहा था, जिसके चेहरे से ही मक्कारी टपक रही थी। उसे देख वृषांक की आंखें हैरानी से फैल जाती है और वो कहता है, राकेश बजाज। राकेश बजाज बजाज कंपनी का मालिक और वृषांक का सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि वृषांक के आने से पहले पूरे मध्य प्रदेश में उसका ही राज हुआ करता है। लेकिन वृषांक के आने के बाद न सिर्फ वो मध्य प्रदेश का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे अमीर बिजनेसमैन बन गया था, जिसके कई कारोबार विदेश में भी थे। वहीं राकेश बजाज आकर निशा के पास खड़ा हो जाता है, जिसे देख निशा कहता है, अरे पापा, आप आ गए। ये सुन वृषांक को एक और झटका लगता है कि निशा राकेश की बेटी है। तो फिर निशा ने जिनसे मुझे मिलवाया था वो कौन था? उसकी हैरान शक्ल देख राकेश हंसते हुए कहता है, क्यों, क्या हुआ? हैरान रह गए? निशा मेरी ही बेटी है, जिसने मेरे कहने पर तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया। और निशा ने जिनसे तुम्हें मिलवाया था वो तो हमारे घर के नौकर थे, जिन्हें मैंने ही पैसे देकर नाटक करने को कहा था, ताकि तुम्हें यकीन दिला सके कि निशा किसी गरीब आदमी की लड़की है और तुम उसके प्यार में पड़ जाओ। ये सुन वृषांक गुस्से से पूछता है, तुमने ये सब क्यों किया? ये सुन राकेश के साथ साथ निशा और समीर भी हंसने लगते हैं। वही राकेश हंसते हुए कहता है, ओ वृषांक, ये कैसा बच्चों जैसा सवाल है? जाहिर सी बात है, तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए ही मैंने निशा से तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाने को कहा और ऐसा माहौल बनाया कि तुम अपने 49% शेयर निशा के नाम कर दो। फिर एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, और एक बात बताऊं, उस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट भी मैंने ही करवाया था और तो इस हालत में पहुंचाने वाला भी मैं ही। है सुन वृषांक का गुस्सा हाथ के पार चला जाता है, लेकिन वो इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता था। वो गुस्से से कहता है, तुमने ये सब मेरी कंपनी पाने के लिए किया, लेकिन तुम अब भी मेरी कंपनी को हासिल नहीं कर सकते। बचे हुए 2% तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। ये सुन एक बार फिर राकेश हंसने लगता है और कहता है, हाँ, ये तो सही कहा तुमने, लेकिन तुम्हें एक मजे की बात बता देता है, मुझे वो बचे हुए 2% भी मिल चुके हैं। ये बोल उसने कल का अखबार वृषांक के सामने कर दिया, जिसमें वृषांक का परिवार, कही जाने वाली उसकी दाई माँ, जिन्होंने वृषांक को पाला था और उसके पूरे फैमिली के एक्सीडेंट में मरने के बाद उसे संभाला था, उनकी मौत की खबर थी, जो घर में सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी। लेकिन राकेश की हंसी देख वृषांक को पता लग चुका था कि इस कमीने ने ही उन हमारा होगा। ये देख वृषांक गुस्से से कहता है, कमीने, तूने अपने फायदे के लिए बुजुर्ग की जान ले ली, कितना कमीना है तू? ये सुन राकेश हंसते हुए कहता है, हाँ जानता हूँ, बहुत कमीना हूँ मैं, लेकिन क्या करना पड़ता है, ऊंचाई पर पहुँचने के लिए ये सब करना पड़ता है। फिर आराम से बैठते हुए कहता है, और तुझे पता है मैं आज तुझे ये सब क्यों बता रहा हूँ? ये सुन वृषांक उसे देखने लगता है, जिसे देख राकेश शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहता है, क्योंकि आज कानूनी तौर पर तेरी कंपनी निशा के नाम हो गई है और अब हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। तो
ये बोल राकेश रुक जाता है। वहीं वृषांक समझ जाता है कि शायद उसका अंत नजदीक है, जिसे महसूस कर अचानक से ना जाने क्यों लेकिन वृषांक शांत हो जाता है। राकेश भले ही कितना ही क्यों ना मजबूत हो, लेकिन वृषांक के इस तरह शांत हो जाने से एक पल को वो डर जाता है और वृषांक से पास आकर कहता है, तुझे डर नहीं लग रहा कि तू जल्दी ही मरने वाला है? ये सुन वृषांक हंसते हुए कहता है, डर? और मुझे डर क्यों लगेगा? भले ही आज तू मुझे मार दे, लेकिन वापस आऊंगा तुझे खत्म करने, ये मेरा वादा है। तू बस अपने दिन गिनना शुरू कर दे, क्योंकि वृषांक नाम है मेरा भगवान शिव के नामों में से एक, जिन्हें हम अनादि भी कहते हैं, जो आदि भी है और अंत भी, जो किसी के साथ भी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो भी मेरे साथ कैसे होने देंगे? मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तू भी कभी चैन से नहीं जी पाएगा राकेश, याद रखना। फिर निशा की तरफ देखते हुए बोलता है, निशा, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। याद रखना, जिस तरह आज तुमने मुझे धोखा दिया है तुझे भी एक दिन जरूर धोखा मिलेगा। और अंत में उसकी नज़र समीर पर पड़ती है। दरअसल समीर और वृषांक एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन वृषांक समीर से हमेशा आगे रहता था। वृषांक के सरल स्वभाव के कारण पूरा कॉलेज उसे पसंद करता था, वहीं समीर के खराब व्यवहार के कारण सब उसे नापसंद करते थे, जिससे समीर उससे बहुत चिढ़ता था। और फिर बिजनेस में भी वृषांक उससे आगे निकल गया, जिससे समीर की नफरत और भी बढ़ गई। वृषांक उसे देखते हुए कहता है, तू कभी नहीं सुधरेगा। पहले भी तू हमेशा चीटिंग करके जीतने की कोशिश करता था और आज भी एक औरत का सहारा लेकर मुझे हराने की कोशिश कर रहा है। तुझ जैसा नामर्द मैंने आज तक नहीं देखा, जो औरत को ढाल बनाकर लड़ाई करता है। वृषांक की बात सुन समीर को गुस्सा आ जाता है और वो एक तकिया लेकर वृषांक के मुंह पर लगाते हुए कहता है, मैं नामर्द नहीं हूँ, समझा तू? ये बोलते हुए उसने अपना जोर बढ़ा दिया, जिससे वृषांक तड़पने लगा। वहीं उसे तड़पता देख राकेश और निशा के चेहरे पर एक सेकंड तक नहीं आए और कुछ ही देर में वृषांक ने हिलना बंद कर दिया और उसकी आंखें बंद हो गई। लेकिन हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा है कि निर्दोष और असहाय लोगों की दुख से तो स्वयं भगवान भी डरते हैं, तो फिर वृषांक के साथ हुई नाइंसाफी और गलत कैसे बदशी कर सकते हैं भगवान? वृषांक के आंखें बंद होने के बाद उसे लगा जैसे कोड उसे हिला रहा है, जिसके बाद जब वृषांक ने अपनी आंखें खोली तो वो सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान था, क्योंकि सामने राकेश, निशा, समीर नहीं कोई और ही खड़ा था। फिर उसकी नज़र आसपास गई तो वो उसे हॉस्पिटल भी नहीं लगा, बल्कि किसी तरह का कॉलेज लगा। ये सब देख वृषांक को कुछ समझ नहीं आया कि वो वहाँ कैसे पहुंचा, और उसे तो अभी अभी समीर ने मारा था ना, तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा है? वही जो इंसान उसे उठा रहा था उसने वृषांक को हिलाते हुए कहता है, और नवाब साहब, ये सोने की जगह नहीं है, उठो, और प्रिंसिपल सर बुला है, चलो। ये सुन वृषांक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। वहीं वो इंसान जैसे ही वृषांक के सामने से हटा, सामने लगे शीशे वृषांक ने अपना चेहरा जिसे देखने के बाद उसके फ्यूज ही उड़ गया, क्योंकि सामने दिख रहा शख्स वो नहीं था बल्कि कोई और ही था। ये सब देख वृषांक काफी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। वहीं वो इंसान जो उसे उठा रहा था वो वहां का प्यून था, जो वृषांक को भागता देख उसके पीछे जाने लगते हैं। वहीं वृषांक भागता हुआ सीधे वॉशरूम में घुस जाता है, जहां वो अपने आप को देखता है तो पाता है कि वो किसी और के शरीर में था, जो कि काफी हैंडसम था, लेकिन अपने पहनावे की वजह से काफी बेकार दिख रहा था। तब वृषांक अपने आप से ही पूछता है, आखिर ये है कौन और मैं इसके शरीर में क्या कर रहा हूँ? भी उसके दिमाग में उस आदमी की यादें चलने लगती है, जिससे वृषांक को पता चलता है कि इसका नाम भी वृषांक है और ये मध्य प्रदेश के ही लॉर्ड कॉलेज का छात्र है, जो कि इंडिया का जाना माना कॉलेज है और इसे यहाँ स्पोर्ट कोटे के जरिए एडमिशन मिला है। ये देख वृषांक को कुछ समझ आने लगता है कि वो शायद इस वक्त किसी और के शरीर में है, जो शायद किसी वजह से मर गया और मेरी आत्मा इसके शरीर में आ गई। इस बात का एहसास होते ही वो सोचता है, लेकिन आखिर इसकी मौत हुई कैसे? ये सोचते ही उसके दिमाग में कुछ देर पहले की यादें चलने लगती है। असल में उस शरीर के मालिक का नाम वृषांक पांडे था, जो कि इस कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटे के जरिए आया था। मिडिल क्लास परिवार से है, लेकिन सपने बहुत बड़े कि एक दिन अपने पिताजी को एक घर खरीद कर दे। लेकिन उसे इस कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है, जो उसे सिर्फ इसलिए अपने जाल में फंसा रही थी ताकि उसका बॉयफ्रेंड, जो कि बॉक्सिंग करता है, आने वाले टूर्नामेंट में जीत सके और नेशनल के लिए जा सके। लेकिन आज वृषांक ने उस लड़की, जिसका नाम नताशा है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया, जिससे बचने के लिए नताशा ने जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाना शुरू कर दिया। और अमीरों के कॉलेज में एक मिडिल क्लास के बच्चे की बात पर कौन विश्वास करता है? सबने उसे ही गलत मान लिया और बात प्रिंसिपल तक पहुंच गई। असल में तो नताशा का प्लान यही था कि वृषांक को बदनाम करके इस कॉलेज से निकलवा दिया जाए, ताकि कोई कंपटीशन ही ना बचे। वहीं ये सब होता देख वृषांक टूट सा जाता है और अपनी बदनामी का डर वो सह नहीं पाता, और ये सब देख वृषांक को इस शरीर के मालिक असली वृषांक के साथ सहानुभूति होने लगी, क्यों कहीं ना कहीं उन दोनों की कहानी सेम थी।
जिसके बाद वृषांक बदला लेने की ठान लेता है, अपना भी और इस शरीर के मालिक वृषांक पांडे का भी, और मन ही मन भगवान का धन्यवाद करता है इस नई जिंदगी के लिए जो उसे भगवान ने दी थी। जिसके बाद वो अपने आप को देखते हुए कहता है, राकेश बजाज, अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू, अब तुम देखते जाओ कैसे मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाता हूँ। ये बोल उसने अब शराफत का चोला उतार कर फेंक दिया और अब वो इस दुनिया को इसकी ही भाषा में जवाब देगा, लेकिन पहले इस शरीर के असली मालिक वृषांक पांडे का हिसाब तो क्लियर करे। ये सोच वो वॉशरूम से बाहर निकलता है, एक अलग ही वृषांक बनकर, जिसके चेहरे पर तेज था, कॉन्फिडेंट और तन कर चलने वाला। चट्टू व्हाट लगा दी। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे वृषांक को उसकी गर्लफ्रेंड धोखा देकर उसका सब कुछ अपने नाम करवा कर उसे मार देती है, लेकिन भगवान की लीला आज तक कोई समझ सका है। जो वृषांक समझ पाता उसकी आंखें बंद हो जाती है और वापस जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को किसी और के शरीर में पाता है जिसका नाम भी वृषांक ही था, लेकिन वो एक कॉलेज स्टूडेंट था जो कुछ देर में कॉलेज से निकाले जाने वाला था। ये सब देख पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो इसे भगवान का दिया हुआ दूसरा मौका मानकर स्वीकार करता है और अब वो इस शरीर के असली मालिक को इंसाफ दिलाकर रहेगा। अब आगे वृषांक इस शरीर के असली मालिक को इंसाफ दिलाने की सोचते हुए कहता है, पहले चलो इस चीज से निपटते हैं। ये बोल वो अपने आप को ठीक करने लगता है, क्योंकि पहले का वृषांक स्मार्ट होने के बाद भी अपने आप को सही से कैरी नहीं करता था। बाहर लटक रही शर्ट, आंखों में चश्मा, चपके से बाल में वो बिल्कुल बेवकूफ लग रहा था। ये देख वृषांक सोचता है, यार ये पहले ऐसे रहता था, हाँ माना मिडिल क्लास से है, लेकिन अपने आप को कैरी तो अच्छे से करना चाहिए ना। ये बोल वो अपनी शर्ट को अंदर करता है, आंखों से चश्मा हटाता है और अपने बाल सेट करता है, जिसके बाद वो काफी हैंडसम दिख रहा था, या यूं कहें कि कपड़ों की वजह से स्मार्ट नहीं दिख रहा था, बल्कि उसके चेहरे से छलकता आत्मविश्वास उसे हैंडसम बना रहा था। पहले के वृषांक में आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने आप को एक बार शीशे में देख बाहर आ जाता है और प्रिंसिपल रूम की तरफ जाने लगता है। इस वक्त वो किसी राजा की तरह चल रहा था, जिसे देख आते जाते लोग उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। वहीं जब वो प्रिंसिपल रूम के बाहर पहुंचता है तो वहां का प्यून उसे देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है, आखिर इसे क्या हुआ है। जब ये यहाँ से भागा था को काफी डरा हुआ लग रहा था और बेकार सा था, लेकिन वहां से आते ही ये ऐसा कैसे दिख रहा है। लेकिन फिर ये सोच की हो सकता है उसने अपना नसीब स्वीकार कर लिया हो, इसलिए इसके चेहरे पर टेंशन नहीं दिख रही है। ये सोच वो वृषांक के पास जाते हुए उसे गुस्से से कहता है, क्यों नवाब साहब कहाँ गए थे? हम क्या यहाँ तुम्हारा वेट करने लिए बैठे हैं कि वृषांक साहब आएंगे तब हम उन प्रिंसिपल रूम में भेजेंगे? ये बोल वो उसके सिर पर टपली मारता हुआ कहता है, किसने कहा था तेरे को कि इतने बड़े आदमी की लड़की की इज्जत पर हाथ डालने को? साले अपनी औकात भूल गया था जो ये सब करने चला था। अब देख वो लोग कैसे तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करते हैं। साला तेरे घर वालों से सड़क पर भीख न मंगवाया ना उन लोगों ने तो कहना। ये सब बोल वो वृषांक को देखने लगता है जो उसे घुरे जा रहा था और मन में सोचता है, साला इसकी तो इस कॉलेज में कोई इज्जत ही नहीं थी, ये प्यून तक इसे हड़का रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि क्यों आखिर इसके साथ वो सब हुआ होगा। आखिर ये इतना भोला जो था, लेकिन भोला होने में और बेवकूफ होने में जरा सा फर्क होता है, जिसे ये लोग बेवकूफ समझ रहे थे। लेकिन अब वृषांक वो पुराना वाला वृषांक नहीं रह गया था जो किसी की भी जाति सह लेता था। अब वो पलटकर जवाब देने वालों में से था, क्योंकि आज तक वृषांक ने ना तो किसी को नीची नजरों से देखा था और ना ही किसी को अपने सिर पर चढ़ने दिया था। वो प्यून वृषांक से कुछ कहता उससे पहले वृषांक उसके गले को पकड़कर दीवार से लटका देता है, जिसे देख प्यून की सांसें अटक जाती है और वो हैरानी से वृषांक को देखने लगता है और सोचता है कि जो इंसान पहले किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकता था, अब उसने मुझे ही ऊंचाई से लटका दिया है। वहीं वृषांक उसे देख कहता है, क्यों बे, अपनी पगार से ज्यादा काम करने को तुझे किसने कहा? साला मैं कुछ बोल नहीं रहा तो मेरे सिर पर चढ़कर नाचेगा दोबारा? अगर मेरे सामने अपनी आवाज ऊंची की ना तो यहाँ से फेंकने में जरा भी टाइम नहीं लगाऊंगा, समझा? और ये बता, अभी अभी जो तू कुछ देर पहले कह रहा था कि मैंने उसकी इज्जत पर हाथ डाला है, तो तूने मुझे ऐसा करते हुए देखा था? ये सुन वो प्यून लटके हुए ही कहता है, नहीं वृषांक जी, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो बस सुनी सुनाई बातों को सुनकर ये बोल दिया। मुझे माफ कर दीजिए और प्लीज मुझे ऊपर खींच लीजिए। ये सुन वृषांक उसे ऊपर खींच लेता है, जिसे देख अब जाकर उस प्यून के जान में जान आती है। लेकिन उस प्यून को क्या पता था कि उसका बैंड बजना अभी भी बाकी। वृषांक उसे ऊपर खींचते हुए कहता है, लेकिन मैंने देखा है तुझे यहाँ के अमीर स्टूडेंट्स को पेपर लीक करते हुए। ये सुन प्यून की तो हार्ट अटैक आने ही वाला होता है। वो हैरानी से वृषांक को देखने लगता है। अब उसे वृषांक से इतना डर लगने लगा था कि उसकी तो नजरें मिलाने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो तुरंत वृषांक के पैरों में गिर करते हुए कहता है, वृषांक जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस कुछ पैसों की लालच में आकर ये सब कर रहा था, लेकिन मैं कसम खाता हूँ आज के बाद दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ये सुन वृषांक उसे एक डरावनी स्माइल देते हुए कहता है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, वरना तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। ही सुनना कि अब कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो जाकर वापस अपने जगह पर बैठ जाता है। वहीं वृषांक भी जाकर अपनी जगह बैठ जाता है। योजक चिन्ह
कुछ देर में प्रिंसिपल रूम से एक 45-50 साल का आदमी निकलता है, जिसके साथ एक लड़की भी होती है। वृषांक उन्हें देखकर पहचानने की कोशिश करता है तो उसकी दिमाग में उसे याद आता है कि ये लड़की तो नताशा है और ये उसके पापा, ये इस शहर के काफी बड़े बिजनेसमैन जी। अब वृषांक को समझ आता है कि क्यों नताशा इतना उल्टी थी, लेकिन जब वो नताशा तो देखता है तो वो उसे सिवाय मेकअप की दुकान ये ज्यादा और कुछ नहीं लगती। ये देख वृषांक अपने मन में सोचता है तो ये है इस कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की। ये सोच वो अपने मन में कहता है। लॉर्ड्स कॉलेज का स्टैंडर्ड इतना नीचे कब से गिर गया, क्योंकि लॉर्ड्स कॉलेज देश के कुछ सबसे अच्छा कॉलेजों में से एक था। वही वो आदमी वृषांक को गुस्से से घुरे जा रहा था और गुस्से से कहता है, तूने मेरी बेटी पर हाथ डालकर अच्छा नहीं किया, अब तू देख मैं कैसे तुझ बर्बाद करता हूँ। वहीं ये सुन नताशा एक मक्कारी भरी मुस्कुराहट वृषांक को देती है, मानो कह रही हो, अब देखती है कैसे तुम बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भाग लेते हो। ये सोच छुटमुट का रोने का नाटक करने लगती है। वहीं नताशा के पापा ये बोल अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करना, मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये बोल वो जाकर वेटिंग एरिया में बैठ जाते हैं। वहीं उनकी बात सुन वो प्यून नताशा और उसके पापा को देखते हुए सोचने लगा था, लगता है इनका भी हाल बुरा होने वाला है, क्योंकि कुछ देर पहले वो भी इसी तरह कर रहा था। वहीं प्रिंसिपल सर वृषांक को कैबिन में भेजने को कहते हैं तो वृषांक उठकर प्रिंसिपल रूम में चला जाता है। वहीं प्रिंसिपल सर उसे रूम में आता देख गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, वृषांक मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम तो एक नंबर के घटिया इंसान निकले जिसे औरतों की इज्जत करनी नहीं आती। मैं तुम्हें इस कॉलेज से अभी के अभी निकालता है। ये सब सुन वृषांक को तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। वो आकर आराम से किसी राजा की तरह प्रिंसिपल के सामने बैठ जाता है। उसे इस तरह बेबाकी से बैठता देख ना जाने क्यों, लेकिन एक बार को प्रिंसिपल सर भी अंदर से डर जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब वो उठ गए थे। ये देख वृषांक हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, बैठ जाए सर, अभी तो हमें बहुत सी बातें करनी है। ये सुन प्रिंसिपल सर अपने ख्यालों से बाहर निकलते हैं और गुस्से से कहते हैं, अब बात करने को रह क्या गया है। तुमने जो हरकत की, मैं चाहूँ तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा भविष्य खराब नहीं करना चाहता, इसीलिए केवल कॉलेज से निकाल रहा हूँ। ये सुन वृषांक कुछ देर तक तो प्रिंसिपल सर को देखते रहता है, लेकिन फिर अचानक से जोर जोर से हंसने लगता है। वही प्रिंसिपल सर उसकी हंसी सुनकर एक बार फिर कांपने पर मजबूर हो जाते हैं। वही वृषांक हंसने के बाद प्रिंसिपल सर से कहता है, ठीक है सर, आप बुलाए पुलिस को, मैं कुछ नहीं कहूँगा। फिर अपना फोन निकालते हुए कहता है, लेकिन पहले आप इस वीडियो को क्यों नहीं देख लेते, शायद आपका इरादा बदल जाए। ये सुन प्रिंसिपल सर गुस्से कहते हैं, मेरा इरादा नहीं बदलेगा और किसी वीडियो मुझे दिखा रहे हो। ये बोल उनकी नज़र चल रही वीडियो पर जाती है, जिसे देख उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उसके माथे से पसीना आने लगता है। दरअसल उस वीडियो में प्रिंसिपल सर उसी कॉलेज के एक टीचर के साथ अपने ही रूम में जबरदस्ती कर रहे थे। वही वृषांक ये सोच रहा था कि पहले वाला वृषांक वाकई बेवकूफ़ था, जो उसके पास इतना बड़ा सबूत होने के बाद भी डर रहा था। वही प्रिंसिपल सर वीडियो देख हकलाते हुए पूछते हैं, ये तुम्हें कहाँ से मिला। ये सुन वृषांक मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे ये कहाँ से मिला ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि अगर मैं ये वीडियो पुलिस को दे देता हूँ तो आपके साथ क्या होगा। ये सुन प्रिंसिपल सर घबरा जाते हैं और तुरंत अपना रुख बदलते हुए कहते हैं, अरे वृषांक बेटा, ऐसी बात नहीं, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये सुन वृषांक मुस्कुराता है और अपने मन में कहता है, अब आए ना लाइन पर फिर कुछ सोचकर कहता है, मुझे क्लीन चिट देकर निकालो यहाँ से। ये सुन प्रिंसिपल सर घबराते हुए कहते हैं, लेकिन बेटा मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, तुम्हें तो पता है तुमने जो किया है वो सही नहीं किया। ये सुन वृषांक गुस्से से कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, वो नताशा ही सारे फसाद की जड़ है। ये सुन प्रिंसिपल सर घबराते हुए कहते हैं, वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं तुम्हें क्लीन चिट कैसे दे सकता हूँ। वही वृषांक भी सोचता है, बात तो सही है, क्लीन चिट मिलना मुश्किल है और वैसे भी मुझे यहाँ से निकलने के बाद काफ़ी काम करने हैं। ये सोच वो कहता है, ठीक है फिर मुझे 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दो। ये सुन प्रिंसिपल सर कहते हैं, लेकिन बेटा मुझे तो पता है ना कि नताशा के पापा अक्षय श्रीवास्तव इस शहर के कितने बड़े आदमी हैं, मैं उन्हें कैसे हैंडल करूंगा। ये सुन वृषांक कहता, अब ये भी मैं ही बताऊं। फिर वो कुछ सोचकर कहता है, ठीक है उन्हें अंदर बुलाए। ये सुन प्रिंसिपल सर नताशा के पापा को अंदर बुला लेते हैं। वही श्रीवास्तव साहब अंदर आते हैं तो देखते हैं प्रिंसिपल चुपचाप एक कोने में खड़ा था, मानो वृषांक से डर रहा हो। ये देख श्रीवास्तव जी कुछ हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर गुस्से में आकर चिल्लाते हुए कहते हैं, ये क्या प्रिंसिपल, तुम इस लड़के से डरकर एक कोने में क्यों खड़े हो, तुम तो बहुत ही डरपोक निकले। वही प्रिंसिपल ये सब सुन अपने मन में कहते हैं, बेटा अभी बहुत बोल रहा है ना, कुछ देर रुक जा, तेरा भी यही हाल होने वाला है। वही वृषांक उन्हें इस तरह चिल्लाते हुए देख कहता है, मिस्टर श्रीवास्तव आप प्लीज जरा शांत हो जाए और मेरी बात सुनिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बेटी को इंसाफ दिलाने के चक्कर में आपके साथ नाइंसाफी हो जाए।
ये सुन श्रीवास्तव जी गुस्से कहते हैं, तुझसे क्या बात करनी है, तू तो बेटा आज गया, तूने मेरी बेटी पर हाथ डालकर गलती कर दी, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर प्रिंसिपल को देखते हुए कहते हैं, इस लड़के को अभी के अभी इस कॉलेज से बाहर निकालो। ये सुन रिशांत कहता है, अरे श्रीवास्तव साहब पहले बात सुन तो लीजिए, क्या पता आपका इरादा बदल जाए। ये सुन श्रीवास्तव जी कहते हैं, तो चाहन कुछ भी कह ले लेकिन मेरा इरादा नहीं बदलेगा। ये सुन रिशांत कहता है, ठीक है, फिर लगता है आपको अपने बिजनेस से प्यार नहीं है, तो अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। वहीं अपने बिजनेस की बात सुन श्रीवास्तव जी थोड़ा घबरा जाते हैं क्योंकि वो अपने बिजनेस से बहुत प्यार करते थे। तो वृषांत से कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो। तो वृषांत खड़ा होते हुए कहता है, यही कि श्रीवास्तव साहब मैं जानता हूँ आपका असल में बिजनेस क्या है। ये सुन श्रीवास्तव जी को अब थोड़ा डर लगने लगता था क्योंकि वो बहुत से इलीगल काम करते थे जिसे उन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन की कंपनी की आड़ में छिपाया हुआ था। वही वृषांत को ये मालूम था क्योंकि जब वो इस शहर पर राज करता था उसे हर बात की खबर रहती थी। उसे याद था कि एक बार श्रीवास्तव इस इलीगल काम के चलते जेल भी जाने वाला था लेकिन पैसे खिलाकर बच गया। तो वृषांत उनसे कहता है, देखिए श्रीवास्तव साहब, मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी बेटी कैसी है। आपको भी ये मालूम है कि वो मुझे फंसाना चाहती है, वो भी अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के लिए। लेकिन श्रीवास्तव साहब आप तो समझदार है, क्या आप अपने बेटी के इस बेवकूफ़ी में उसका साथ देकर अपना बिजनेस गंवाना चाहते हैं। ये सुन श्रीवास्तव जी गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। जिसे सुन वृषांत कहता है, यही कि मुझे मालूम है कि आप किस तरह का बिजनेस करते हैं और मेरे पास उसका सबूत भी है। तो कहिए श्रीवास्तव साहब, क्या अब भी आप अपने बेटी का इस पागलपन में साथ देंगे। ये सुन श्रीवास्तव जी गुस्से से कहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम बस फेंक रहे हो। ये सुन वृषांत मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, फिर अब मैं क्या कह सकता हूँ। योजक चिन्ह बोल वो अपना फोन निकालकर किसी को फोन लगाने का नाटक करने लगता है जिसे देख श्रीवास्तव साहब को लगता है कि सच में उसके पास कोई सबूत है। वो तुरंत अपना साइड बदलते हुए कहते हैं, क्या चाहिए तुम्हें। ये सुन वृषांत अंदर ही अंदर मुस्कुराता है और कहता है, अपनी कंप्लेन वापस लो और यहाँ से चलते बनो। ये सुन श्रीवास्तव जी कहते हैं, क्या गारंटी है कि तुम वो सब किसी को नहीं बताओगे। ये सुन वृषांत कहता है, श्रीवास्तव साहब इस वक्त आप गारंटी मांगने के कंडीशन में नहीं है, तो आपके पास मेरे ऊपर विश्वास करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये सुन श्रीवास्तव जी समझ जाते हैं कि वृषांत कोई आम आदमी नहीं है, तो श्रीवास्तव अपनी कंप्लेन वापस ले लेते हैं। वहीं प्रिंसिपल साहब श्रीवास्तव को एक हंसी के साथ देखते हुए अपने मन में कहते हैं, क्यों, क्या हुआ, अब निकल गई सारी हवा, बड़ा आया मुझे, कह रहा था कि मैं डर गया, अब क्या हुआ। वहीं श्रीवास्तव जी कंप्लेन वापस लेकर निकल जाते हैं। उन्हें बाहर आता देख नताशा खुश हो जाती है, उसे लगता है कि उसके पापा ने वृषांत को निकलवा दिया है। लेकिन जब वो अपने पापा के चेहरे को देखती है तो उसे समझ नहीं आता कि उनके चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं। वहीं प्यून उन्हें देख अंदर ही अंदर हंसते हुए कहता है, लगता है उसने इनकी भी वोट लगा दी। तो क्या होगा आगे और क्या सोच रहा है वृषांत और आखिर क्या करने वाला है, वो इन 5 दिनों में जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी जिसका नाम है रीबर्थ ऑफ लव एंड ट्रस्ट। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार। आगे सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कौन सा पार्ट अच्छा लगा।